नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपके सामने यहाँ पर बीएड सेकंड ईयर का 201 नंबर पेपर लेकर के आए हैं, जिसकी सेकंड यूनिट हमारी चल रही है और उसका टॉपिक है पाठ्यचर्या की समस्याएं एवं सुझाव। इससे पहले हमने पाठ्यचर्या क्या है इस चीज को बताया था, तो आज यहाँ इसकी जो समस्याएं हैं और उसके समाधान भी क्या है यानी सुझाव क्या है उस चीज से आपको अवगत करा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ्यचर्या की जो समस्याएं हैं वो हमारी यहाँ पर इस तरीके से है। इसमें 9 समस्याएं हमारे सामने आई हैं और वो पहली समस्या है शैक्षिक पद्धति। यानी शैक्षिक पद्धति ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से बालक को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत अगर शैक्षिक पद्धति नहीं होगी तो पाठ्यचर्या का कोई महत्व नहीं होता है। उसको देखते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि बालक को किस तरीके से सीखना है या हमें सिखाना है। तो वहां पर ऐसी कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम बालक को एक अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो उन पद्धतियों में यहाँ पर हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की ऐसी पद्धतियां हैं जो कि बालक के हिसाब से नहीं है। और वहां पर क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो बालक होते हैं उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पद्धति नहीं होती है जो कि एक बालक को उचित रूप से ज्ञान प्रदान में देने में जो है वो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी पाठ्यचर्या में जो भी समस्याएं हैं उसमें सबसे पहला आता है शैक्षिक पद्धति। और शैक्षिक पद्धति अगर सही नहीं होगी तो बालक को सही रूप से शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। दूसरी समस्या हम देखते हैं यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक जीवन जीता है और वहां पर बहुत सारी क्रियाएं उसको करनी पड़ती है समाज में रहने के बाद। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। जब विकास चाहिए तो विकास को देखते हुए यहाँ पर परिवर्तन समय के अनुसार होते रहते हैं। जब परिवर्तन होगा तो शैक्षिक पद्धति भी जो है वो भी बार बार बदलती रहती है। जब शैक्षिक पद्धति सामाजिक परिवर्तन के आधार से बदलती है तो वहां पर वो हमारे पाठ्यचर्या को प्रभावित करती है। इसका एक कारण सामाजिक परिवर्तन भी होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर संकुचित स्वरूप। शिक्षा का एक ऐसा संकुचित स्वरूप है जहां पर हमने केवल एक छोटे से रूप को रखा है, जबकि शिक्षा का एक अर्थ जो होता है वो या उसका रूप जो होता है वो विस्तृत रूप होता है। शिक्षा हम कहीं से भी कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक संकुचित रूप में उसको बांध के रखना ये सही नहीं है कि हमने कोई एक पॉइंट लिया और उसको बांध कर रख दिया तो शिक्षा वहां पर बंधी हुई नहीं रह सकती है। जैसे कि नदी का जल जो है वो प्रवाहित होता रहता है तो वो एक साफ, स्वच्छ और निर्मल होता है। ठीक उसी प्रकार से जो शैक्षिक प्रणाली होती है वो भी अगर हमारी साफ, स्वच्छ और निर्मल जल की भांति बनती है तो वहां पर बालक उसको लेने में बहुत ही एक अच्छा अनुभव भी करेगा और उसमें शिक्षा में जो परिवर्तन होते हैं उसको भी एक्सेप्ट करेगा, तो बहुत अच्छी तरीके से वो सीखने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर यही है कि संकुचित स्वरूप शिक्षा का नहीं रखना है, उसको एक वृहद रूप में रखना है। तो शिक्षा संकुचित रूप से नहीं है बल्कि वो एक वृहद रूप लिए हुए होती है, इसलिए। फिर देखते हैं यहाँ पर व्यावहारिकता की अवहेलना। जब बालक एक सामाजिक रूप में यानी व्यक्ति एक सामाजिक रूप में जीता है तो वहां पर हम व्यक्तिगत अवहेलना, यहाँ पर व्यावहारिकता की अवहेलना नहीं करनी। एक हाथ देना एक हाथ लेना ये प्रक्रिया ऐसी चली आती है और चली आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि जब सामाजिक जीवन हम व्यतीत करते हैं तो वहां पर आज हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें भविष्य में कभी आवश्यकता नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या है, व्यवहार का आदान प्रदान करना पड़ेगा, सहयोग की भावना रखनी पड़ेगी। जब सहयोग की भावना हम रखेंगे किसी के प्रति तो हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यवहार है जिसकी वजह से हमारी पहचान बनती है। तो यहाँ पर व्यवहारिकता की अवहेलना जो है शिक्षा इसके अंदर पाठ्यचर्या के अंतर्गत की गई है और वो इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर स्वयं की भावना उत्पन्न हुई है। यहाँ पर हम विकसित हो रहे हैं लेकिन अन्य दूसरे रूप में विकसित हो रहे हैं। वहां हमारी मानसिकता केवल स्वयं के प्रति जागृत होती चली जा रही है, तो व्यवहारिकता की कमी होती चली जा रही है। वहां हम सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, समाज, राष्ट्र, इनके विषय में हमारी संकुचित भावनाएं होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर व्यवहारिकता की कमी आती जा रही है, इसलिए ये भी एक हमारी पाठ्यचर्या में समस्या है। फिर देखते हैं यहाँ पर लोकतंत्र की अवहेलना। लोकतंत्र यानी जब हम एक लौकिक जीवन को जी रहे हैं तो हमें हमारे लौकिक जीवन को जीने के लिए हमारे राष्ट्र ने
हमारे समाज ने, हमारे समुदाय ने हमारे लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया है, उन नीतियों से भी परिचित होना व्यक्ति का एक सर्व प्रमुख अधिकार है और उस चीज की यहाँ पर पाठ्यचर्या में अवहेलना की गई है। हम पाठ्यचर्या पढ़ा क्यों रहे हैं, हम पाठ्यचर्या पढ़ क्यों रहे हैं, इन चीजों को जानना बेहद जरूरी होता है। ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इस तरह की जो बातें जब सामने आती हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनसे परिचित होना चाहिए। तो जब लोकतांत्रिक जीवन जीने के लिए जब हमारे लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया गया है तो उन नीतियों से परिचित होना भी हमारा एक प्रमुख दायित्व बनता है, जिसकी की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है पाठ्यचर्या के अंतर्गत। फिर हम यहाँ पर देखते हैं चारित्रिक शिक्षा का अभाव। पहले के पाठ्यक्रम को अगर हम देखते हैं तो वहां पर हर विषय में, हर पाठ में और हर व्यक्ति के अंदर, हर बालक के अंदर एक ऐसी शिक्षा को प्रदान किया जाता था और बालक ऐसी शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण किया करता था जहां पर उसको मूल्य शिक्षा से भरी हुई शिक्षा जो है प्रदान करते थे और ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर जब मूल्य शिक्षा अब धीरे धीरे हटती जा रही है, हमारे पाठ्यक्रम से हटती चली जा रही है, बालक वहां पर मूल्य शिक्षा ही नहीं सीखेगा तो उसका चरित्र विकास कैसे हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उसका चरित्र ही सबसे प्रमुख है। अगर चरित्र नहीं होगा तो उसकी जो हर तरह का उसकी संस्कृति है, उसका जो भी अपना खुद का स्वरूप है, वो पूरी तरह से एक कहते हैं पंगु बन जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो व्यक्ति का सर्व प्रमुख आधार जो है वो है उसका चरित्र, और चरित्र हमारे मूल्य शिक्षा के आधार से आता है। और मूल्य शिक्षा अब पहले के हर विषय में समाहित हुआ करता था, परंतु अब ये एक विषय बन करके रह गया है, जबकि इसको हर विषय के अंदर समाहित होना चाहिए, क्योंकि मूल्य शिक्षा से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र का चारित्रिक जो शिक्षा है उस चीज का हमारे पाठ्यक्रम से बिल्कुल अभाव होता चला गया है। तो ये भी हमारी समस्या है एक पाठ्यचर्या की। अगला देखते हैं परीक्षा का महत्व। परीक्षा का महत्व ये है कि हम सभी जानते हैं कि मूल्यांकन बहुत अति आवश्यक है। अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो फिर वहाँ बालक की क्षमता क्या रही, उस चीज का अंकन कैसे किया जाएगा, इसलिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। परंतु इसमें हम एक परीक्षा का जो हमने एक महत्व बता दिया है और बालक के दिलो दिमाग में ये चीज हमने भर दी है कि परीक्षा परीक्षा परीक्षा, तो वहां उसके दिमाग में एकदम इस तरीके से एक जोर पड़ता है, उसका डर जो बैठता है वहां पर वो प्रभावी हो गया है। तो उस चीज से हमें क्या सीखना है वो चीज हट गई है। वहां पर अब बालक केवल उस चीज को अपनाना चाहता है कि इसमें कौन सी ऐसी कड़ी है, कौन से ऐसे प्रश्न है जो केवल आएंगे तो हम केवल उसी को पढ़ें। वो आवश्यक है आज के समय के हिसाब से, परंतु इतना भी डर नहीं होना चाहिए परीक्षा का महत्व, क्योंकि परीक्षा के लिए ही हमें नहीं पढ़ना, परीक्षा के लिए ही हमें नहीं पढ़ाना, हमें हर जीवन के उस पहलू के लिए पढ़ना है और पढ़ाना है जो हमारे पूरे जीवन के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर केवल हमें परीक्षा का महत्व ही नहीं सिखाना है, हमें पूरे जीवन का महत्व सिखाना है। तो वो प्रणाली जो है हमारी पाठ्यचर्या से गायब हो गई है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पाठ्यचर्या में केवल परीक्षा पर ज्यादा महत्व दिया गया है, इस कारण से। फिर हम देखते हैं कि विषयों की अधिकता। जब पाठ्यचर्या के अंदर हमारी विषयों की अधिकता रहेगी तो वहां बालक के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, बहुत ज्यादा वजन पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक विषय हमारे लिए हो सकता है, 2 विषय हो सकता है, 3। वैसे तो ये है कि हमने जब कहा कि शिक्षा का कोई भी ऐसा वो माध्यम नहीं है कि हम कहीं से भी कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो अपने अंदर एक अनौपचारिक रूप से आएगी। लेकिन औपचारिक रूप से जब हम देखते हैं तो वहां पर हमारे लिए बहुत सारे विषय होते हैं। हम देखते हैं कि सुबह से जब हम विद्यालय जाते हैं तब पहले पीरियड से लेकर के हमारे 7-8 जितने भी पीरियड्स का अरेंजमेंट किया जाता है, वहाँ पर अलग अलग विषयों का हमारे लिए व्यवस्था की जाती है। तो उन सभी विषयों को हम पहले विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर घर जाकर के उसका होमवर्क देते हैं। तो बालक पूरे दिन उन विषयों में उलझा रहता है। वो अपनी इच्छा से किसी एक विषय पर अगर फोकस करना चाहे तो वहां नहीं कर पाता। तो वहां पर विषयों की जो अधिकता है उस चीज को वहां पर हम देखें तो ये भी हमारी पाठ्यचर्या की एक समस्या है। जैसा अभी आपको मैंने बताया था कि पहले मूल्य शिक्षा हमारे लिए हर विषयों में समाहित हुआ करती थी, परंतु अब हम देखते हैं तो इसने भी अपना एक अलग रूप जो तैयार कर लिया और ये एक पृथक विषय के रूप में आ गई है। तो ये चीज इस तरह से विषय हमारे बहुत सारे बदलते चले गए हैं। वहां पर हम जो है देखते हैं कि उसकी अधिकता के कारण से बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता, तो ये भी एक समस्या है। और अंत में हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता की कमी। जैसे हम देखते हैं कि हर विषय के अंदर अब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आध्यात्मिकता की कमी है।
क्योंकि जैसे हर विषय के पहले या आप विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय में सबसे पहले जो क्रिया होगी वो होती है हमारी प्रेयर, यानी कि जो हमारे लिए एक प्रार्थना सभा हुआ करती है वो अब बहुत कम होती जा रही है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालक के अंदर अपने अध्यात्म की प्रति लगाव बचपन से रहा है, या ये कहे कि जब उसने जन्म लिया तब से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक एक ऐसी शक्ति उसको घेरे रहती है जिसके प्रति उसका अटूट विश्वास होता है। अगर उसी चीज को पाठ्यक्रम के विषय से हम मजबूती देते हैं तो वहां उसके अंदर एक स्वनिर्मित शक्ति का निर्माण होता है, जो कि आध्यात्मिकता की एक राह होती है। और अगर आध्यात्मिकता की राह होगी तो व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग से भटक नहीं सकता है। उसको सही क्या है गलत क्या है ये सोचने की स्वतः ही एक क्रिया उत्पन्न होती है कि मुझे ये करना है, क्या मेरे लिए भला है, क्या मेरे लिए बुरा है। तो आध्यात्म एक ऐसी राह पर चलने वाला है, मार्ग है, जहां पर व्यक्ति अपनी सही और गलत को सोचने में समर्थ बनता है। तो ये चीज आजकल हमारे पाठ्यक्रम से बिल्कुल गायब हो गई है, ये केवल कहने मात्र की बात रह गई है। तो ये भी इसकी एक समस्या है, जबकि व्यक्ति को अध्यात्म की राह पर चलना चाहिए ताकि वो अपना सही मार्ग चुन सके और अपना सही और गलत में भेद कर सके। अब हम देखते हैं कि इसके लिए, ये तो हमने समस्या देखी, परंतु इसके लिए सुझाव क्या हो सकते हैं, जिससे या समाधान क्या हो सकते हैं जिससे कि इन समस्याओं से निपटारा पाया जा सके। देखते हैं हम यहाँ पर इसके सुझाव। तो सबसे पहला सुझाव ये हमारा आता है कि यह शिक्षक की देखरेख में बाल केंद्रित वाला होना चाहिए, यानी कि जो एक शिक्षक अपनी पाठ्यचर्या को पढ़ा रहा है अपने समय के अंदर, तो वहां पर उसका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो बाल केंद्रित के आधार से हो, क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक बैठे होते हैं, किसी की क्षमता कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की माध्यम है। तो यहाँ पर जो है उसी आधार से हमें बालक को पाठ्यचर्या का एक जो विषय है उस चीज को पढ़ाना चाहिए, उस विषय वस्तु को देख रेख करके कि बालक कितनी आसानी से सीख सकता है। तो वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, वो भी शिक्षक की देख रेख में। फिर देखते हैं यहाँ पर पाठ्यचर्या में बालकों की रुचि और योग्यता के आधार पर बालक की जो रुचि होती है, किसी को खेल के आधार से पसंद है, किसी को आविष्कार करने के पसंद है, किसी को प्रयोग करने के आधार से, किसी को केवल सुनने मात्र का एक अभ्यास होता है तो वो सुनने मात्र से पसंद है। तो विभिन्न तरह के जो बालक होते हैं उसकी रुचि विभिन्न प्रकार की होती है, तो उसकी रुचि और योग्यता के आधार पर ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर थर्ड हम कि विषय वस्तु एक दूसरे से अंतः संबंधित होनी चाहिए। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर शिक्षक और बालक दोनों को एक अंतः वस्तु संबंधित ऐसी होनी चाहिए कि वो आराम से समझा सके और बच्चे उस चीज को आराम से समझ सके। तो यानी कि कहने का यहाँ पर है कि इतनी सरल प्रक्रिया होनी चाहिए कि समझाने में भी कोई परेशानी नहीं हो और समझने में भी कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर अंतः संबंधित होनी चाहिए, जो शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया होती है उससे। अब हम यहाँ देखते हैं फोर्थ नंबर पर पाठ्यचर्या जीवनोपयोगी व बालक हित में हो। पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हम केवल ये सोचें कि हमें केवल वर्तमान में ये ज्ञान प्राप्त करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा जीवन इससे फायदा ले, पूरा जीवन उपयोगी ये बन जाए, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं जो कि बालक के हित में हो। क्योंकि हमें वर्तमान में ही नहीं जीना, हम वर्तमान में जो एजुकेशन लेते हैं वो हमारे भविष्य में काम आती है। तो भविष्य को देखते हुए ही पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ में नंबर कि पाठ्यचर्या में सैद्धांतिक व व्यावहारिक क्रियाएं हो। हमारे यहाँ पर दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि थ्योरी को हम ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ हमारे लिए परीक्षा उपयोगी होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। जब तक एक बालक खुद क्रिया नहीं करेगा तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या पढ़ रहा है। तो वहां पर उसके लिए कुछ वर्क, हर पाठ्यचर्या में प्रैक्टिकल वर्क का होना अनिवार्य है। जब तक चाहे फिर वो उसको लिख करके देखे, चाहे वो उसको मौखिक रूप से देखे, लेकिन दोनों ही क्रियाएं हमारे लिए बहुत आवश्यक है। परंतु यहाँ पर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उस चीज को हमें यहाँ पर करना अत्यंत आवश्यक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर छठा, पाठ्यचर्या बालक का चहुमुखी विकास करने वाली हो। हम कहें कि हमारा केवल एक ही पक्ष मजबूत हो शिक्षा के माध्यम से, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें चारों तरफ से हर प्रकार का, चहुमुखी से मतलब हर प्रकार का जो पूरे जीवन चले, ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें सर्वांगीण विकास होता है। वहां पर हमें हर पक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम मौजूद होना चाहिए जिसमें थ्योरी भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, हमारा औपचारिक भी हो, अनौपचारिक भी हो, हर तरह की क्रिया इसमें समाहित हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 7 कि
कि पाठचर्या में अवकाश के समय का सदुपयोग हो। कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं कि जिसको हम घर के लिए भी देते हैं प्लस हम स्कूल में भी कराते हैं। जैसे कि पाठ्यक्रम में अगर हम इस तरह की कुछ क्रियाएं भी रखते हैं कि जब अवकाश हो, अवकाश मिलता है, उस समय हम बैठ करके उस कार्य को कर सकते हैं। तो वहाँ कोई क्राफ्ट का भी हो सकता है या फिर अपना कोई और प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है। तो कुछ क्रियाओं का ऐसा समावेश होना अत्यंत आवश्यक है जहाँ पर अगर अवकाश जैसे ही मिलता है तो वहाँ पर बालक उस चीज को, उस क्रिया को कर ले, ताकि अवकाश का भी सदुपयोग किया जा सके और बालक का भी विकास हो सके। फिर देखते हैं यहाँ पर 8th है हमारा, पाठचर्या सभी विषयों में बालकोपयोगी होना चाहिए। बालकोपयोगी का मतलब है हर पाठचर्या बालक के उपयोग के अनुसार ही होनी चाहिए। यहाँ पर उसका शारीरिक, मानसिक हर तरह का रूप जो मजबूत होता है, और जब उच्च शिक्षाएं प्राप्त करता है तो वहां पर उसकी आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत हो, तो उसका भी उसमें समावेश होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालक के उपयोग के लिए ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, तो उसको अच्छे से मजबूत भी होना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 9th, पाठचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियां होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको इसके 5 रूप बताए थे पहले। 5 रूप होते हैं, परंतु हमारे 2 रूप मुख्य रूप से होते हैं पाठचर्या में, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक हम एक निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर, निश्चित शिक्षा के माध्यम से निश्चित पाठचर्या को उसको हम पढ़ाते हैं और बालक उसी क्रिया को करता है। तो ये तो औपचारिक रूप हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त एक अनौपचारिक शिक्षा भी है, जिसको हम अन्यत्र कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी समय में प्राप्त कर सकते हैं, किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं। अब इसका एक रूप ऐसा आता है कि अगर हम जैसे कक्षा में तो पढ़ा रहे हैं, हमारा वही टाइम है, वही हमारी कक्षा है, वही हमारे बालक हैं, परंतु हम उसी रूप को एक दूसरे रूप में ले जाते हैं। जैसे कक्षा से बाहर अगर हम कहीं लेकर के जाएं कि आज हम इसी पाठ को चलो हम कहीं बाहर बैठ करके पढ़ाते हैं, या बाहर किसी पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है हमारे पाठचर्या में कि इसकी अभिव्यक्ति हम अन्यत्र जाकर के ही कर सकते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकली क्रिया हो जाएगी हमारी, और वहां ले जाकर के अगर हम पढ़ाते हैं तो बालक इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट रखता है, और शिक्षण प्रक्रिया हमारी इतनी मजबूत बन जाती है कि उस अनौपचारिक क्रिया से हमने औपचारिक क्रिया को बहुत मजबूत बनाया। तो यहाँ पर पाठचर्या में औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिकता को बहुत ही एक मजबूती देने का बहुत अच्छा ये विकल्प है, तो इसमें ये होना अत्यंत आवश्यक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर तकनीकी ज्ञान व अनुसंधान कार्य जरूरी। जैसे हम देखते हैं कि हमारा देश विकसित देश है, और यहाँ पर रोज नए कोई ऐसे अनुसंधान होते चले जा रहे हैं जिससे कि उसकी विकासशीलता को और ज्यादा तरक्की मिल रही है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अब हम देखते हैं तो तकनीकी का ज्ञान बालक को होना अत्यंत आवश्यक है। जब तकनीकी को नहीं सीखेगा तो फिर उसका एक ज्ञान अपूर्ण है। अनुसंधान नहीं करेगा तो वो किसी की खोज कैसे कर सकता है। विभिन्न प्रकार की तकनीकियां अगर हम देखते हैं तो हमारे पाठचर्या का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। वो तकनीकी, जैसे कि अगर हम छोटा सा एक रूप देखें कि प्राचीन काल में एक कोई भी ऐसी तकनीक नहीं होती थी, तो वहां पर युक्तियां होती थी, युक्ति के माध्यम से बालक को पढ़ाया जाता था। परंतु धीरे धीरे, जैसे अगर हम इंक से लिखना, स्याही से लिखना, ये एक तकनीकी थी, तब वहां पर कोई कलम ऐसी नहीं थी जिसमें स्याही को भर दिया जाए। ये तकनीकी बाद में आई। पहले किसी भी कलम का जो एक रूप होता था वो मोर पंखी होती थी, या कोई भी पंख ले लिया, उसको स्याही में डुबो करके उससे अक्षर लिखे जाते थे। लेकिन इसमें एक विकास का जब दौर आया तो वहां पर एक पेन आया। इस तरीके से पेन आया, पेन के अंदर स्याही डाली गई, डालने के बाद हमने उस शब्दों को लिखा, तो वहां एक नई तकनीकी ने विकास लिया, और इसी पेन में धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया, तो वहां पर इसका एक नया रूप आ गया। तो ये तकनीकी है हमारे। हम विद्यालय में देखते हैं तो हमारे लिए कॉपी, पहले एक पत्र अलग होते थे जो पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, परंतु या कपड़े पर लिखा जाता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक नोटबुक आई, उस पर लिखना शुरू किया, धीरे धीरे और विकसित होता चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार की तकनीकियां आई, उन तकनीकियों से यहाँ पर जानना शुरू किया। फिर इसी के साथ साथ अनुसंधान नहीं करेगा तो उसकी जिज्ञासा कैसे समाप्त होंगी। तो अनुसंधान करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो पाठचर्या में तकनीकी प्लस अनुसंधान, इनका होना अत्यंत आवश्यक है, तभी एक जिज्ञासु बालक को आगे विकसित किया जा सकता है।
और फिर हम अंत में देखते हैं यहाँ पर 11वां पॉइंट हमारा कि पाठ्यचर्या में साहित्य ज्ञान व महान साहित्यकारों का जीवन परिचय तथा देश संबंधित, समाज संबंधित रीतियां, संस्कृति, परंपराएं तथा कवियों का भी परिचय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आजकल की पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो हमारे साहित्यकार थे उनके जीवन परिचय से हम बिल्कुल विमुख होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर पहले का जो पाठ्यक्रम हुआ करता था उसमें इन साहित्यकारों का, जो कि हमारे लिए जीवन उपयोगी हुआ करते थे, उन साहित्यकारों से, उन कवियों से और हमारी समाज की रीति रिवाजों से, परंपराओं से, राष्ट्र संबंधी जो हमारी बातें होती थी जिससे कि राष्ट्र को विकसित किया जा सकता है, तो इस तरह की जो व्यवहारिक क्रियाएं हुआ करती थी जो हमारे पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, हम उस संस्कृति को पहचानने की कोशिश करते थे। आज न तो जीवनी होती है किसी की, केवल सुनने मात्र के लिए रह गई है, न किसी कवि को हम इंटरेस्ट से देखते हैं, क्योंकि वहां पर कहते हैं, मैं एक आपको छोटा सा वो बताती हूँ कि जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। यानी कि जहां तक सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच पाती है वहां पर कवि जो है वो पहुंच करके अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो वही चीज है कि हमें अपने पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार के साहित्यकारों का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय, उन महान व्यक्तित्व का जीवन परिचय जिन्होंने कुछ किया है, चाहे वो कोई भी घटना हमारे लिए जो इतिहास से संबंधित रखती हैं। अब ये केवल एक इतिहास विषय बन करके रह गया है, जबकि इसमें हम पहले चाहे हिंदी को ले लें तो भी ऐतिहासिक घटनाएं आती थी, चाहे वो जैसे मान करके चले वो कविताओं के माध्यम से, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित हो, चाहे वो कोई और कवि से संबंधित हो, तो इस तरीके से कुछ घटनाएं हर विषय के अंदर समाहित होती थी। परंतु अब ये चीज नहीं है, अब ये हर विषय अपना एक अलग रूप ले चुका है। तो ये समस्या है, लेकिन इसका समाधान यही है कि पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार के साहित्यकारों की जीवन गाथा, कवियों की जीवन गाथा, उन महानुभावों की जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ किया है, तो उस चीज को परिचित कराना हमारा दायित्व बनता है। तो पाठ्यचर्या में ये गतिविधियां होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसी से हमारी संस्कृति की पहचान होती है, हमारे समाज की पहचान होती है, हमारे समुदाय की पहचान होती है और हम आगे बढ़ने के लिए इनसे प्रेरित होते रहते हैं। तो इन सभी समाधानों को अगर देखा जाएगा तब पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा, तो हमारी पाठ्यचर्या उत्तम बन सकती है। तो ये हमारी समस्याएं थी और ये हमारे सुझाव हैं, और आशा करती हूँ आपको समस्याएं और सुझाव समझाने को मैंने अच्छे से प्रयास किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जो कि बीएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, ताकि उनको सही समय से एक जानकारी प्राप्त हो सके। और आपको जो जानकारी चाहिए, जो भी विषय से संबंधित हो, चाहे कोई छोटा सा टॉपिक संबंधित हो, तो वहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।